बीए फाइनल ईयर हिंदी साहित्य। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जो पॉइंट देखे हैं उसके आगे है, आदिकालीन साहित्य में हमें संकुचित राष्ट्रीयता दिखाई देती है। संकुचित राष्ट्रीयता कहने का अर्थ है एक राष्ट्रीयता होती है जो अपने पूरे राष्ट्र का ध्यान रखते हुए राजा निर्णय लेता है, जबकि संकुचित राष्ट्रीयता हम कहेंगे जिसमें राजा जो है वह देश की स्थिति और उसके हितों के प्रति जागरूक न रहता हो, तो वह जो शासन होगा वहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता हमें दिखाई देगी। तो आदिकालीन साहित्य में हमें यह देखने को मिलता है कि देश की जो स्थिति है तत्कालीन, उसके प्रति न तो राजा जागरूक थे और न ही आश्रयदाता कवि। हम इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान हैं वह आपसी युद्धों में ही उलझ जाते हैं, और जो चंद्रवरदाई हैं जो उनके राजकवि रहते हैं वह उनका साथ देते हैं युद्ध में, जबकि उनसे जो मोहम्मद गोरी जो रहता है वह उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार होता रहता है, जबकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद के साथ आपसी युद्ध में उलझे रहते हैं। एक जो राजा है वह किसी विदेशी को तो अपना शत्रु समझ सकता है, यह स्वाभाविक रूप से नज़र आता है, लेकिन वह अपने पड़ोसी राजा को भी शत्रु की दृष्टि से हमेशा देखे तो वहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता हमें दिखाई देती है। यहाँ भी हम यही देखते हैं कि विदेशी राजा शत्रु तो थे ही, देशी और पड़ोसी राजा को भी शत्रुता की दृष्टि से देखते थे जो एक राजा होते थे, और संगठित होकर विदेशी शत्रु का सामना उन्होंने किया ही नहीं। इसीलिए मोहम्मद गौरी जो रहता है वह पानीपत के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय हमें वैसे कवियों का भाव दिखाई देता है जो राष्ट्रीयता को बढ़ाते थे, जैसे रीतिकाल में भूषण कवि जो हैं जो शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसा करते हुए अपने गीत लिखते हैं तथा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देते हैं। अब हमें यहाँ दिखाई देता है कि जनजीवन की भी अवहेलना हुई है। यहाँ पर केवल राजा का ही वर्णन देखने को मिलता है, इससे वहाँ की राजनीतिक स्थिति तो समझ में आती है, लेकिन सामाजिक स्थिति का कोई विशेष उल्लेख नहीं होता है, जिससे समाज को कोई संदेश भी नहीं होता है। अर्थात आम जनता क्या कर रही है, इससे उस समय के साहित्य में स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता है। अब वस्तु वर्णन और प्रकृति चित्रण में हम देखेंगे कि यह काफ़ी सजीव रूप से वर्णन किया जाता था इसका, अर्थात वर्णन के समय हमारे आंखों के सामने चित्र चलने लग जाता है, उसे सजीव वर्णन कहते हैं। नगर, पर्वत, नदी, वन, विवाह का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप में है। यहाँ प्रकृति जो है वह आलंबन और उद्दीपन दोनों रूप में आती है। आलंबन और उद्दीपन जो है शब्द, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रकृति का जब विषय बनाकर, प्रकृति को ही विषय बनाकर जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ आलंबन होता है, और अर्थात अगर हम किसी पेड़ का वर्णन कर रहे हैं तो वह वृक्ष किस तरीके का है इसका वर्णन कर रहे हैं, तो एक तरीके से वह आलंबन के रूप में आता है। और जब हम यह कहते हैं कि कोई नायक है और वहाँ सूर्य उदय हो रहा है और नायक का जो प्रभाव है वह भी बढ़ता जा रहा है, तो हम यह कहेंगे कि वह सूर्य की भांति चमक उठाकर कह रहे हैं, तो वहाँ केवल वह उद्दीपन रूप में आता है, अर्थात वह सहायक के रूप में, ताकि वह विषय को सही तरीके से स्पष्ट कर सके, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर प्रकृति उद्दीपन रूप में आई है। इसका अध्ययन हम रस के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आते हैं कि काव्य रूप मुक्तक है या प्रबंध है। तो मुक्तक और प्रबंध दोनों काव्य रूपों का वर्णन हमें मिलता है। प्रबंध काव्य में जैसे पृथ्वीराज रासो है, और मुक्तक काव्य में अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं, ये विद्यापति के गीत हैं, ये सब मुक्तक में आते हैं। यहाँ प्रबंध और मुक्तक कहने का आशय है कि ये काव्य के रूप होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम रामचरितमानस में देखते हैं कि एक पद्य जो है वो अगले पद्य से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात एक खंड दूसरे खंड से अगर जुड़ा हुआ रहेगा और कार्य कारण का संबंध भी रहेगा तो हम वहाँ कहते हैं कि वहाँ प्रबंध काव्य कहलाता है, मतलब वह आपस में बंधे हुए हैं। जबकि मुक्तक में जो पिछला पद है वो अगले पद से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो वहाँ पर मुक्तक काव्य होता है।
छंद में हम यहाँ देख रहे हैं जैसे कविता और छप्पे, ये छंद की शैलियाँ हैं जो लयबद्ध रूप से उसे मात्राओं के आधार पर निर्धारित करती हैं। छंद योजना में भी हम देखते हैं कि दोहा, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ, इस प्रकार के छंद हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मात्राओं का अंतर है और पंक्तियों का, और जैसे दो छंद मिलकर भी कई बार एक छंद का निर्माण करते हैं। जैसे छप्पे जो है, छप्पे में रोला और उल्लाला ये दोनों मिलता है, उनसे मिलकर छप्पे बनता है। तो इस समय हमें छप्पे भी छंद योजना में दिखाई देती है जो रोला और उल्लाला का मिश्रित रूप है। जैसे चंदवरदाई को भी छंदों का जादूगर कहा जाता है, और अर्थात उनके पृथ्वीराज रासों में हमें विभिन्न प्रकार के छंद दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रचनाएं हैं, अन्य उपलब्धियां हैं जो आदिकालीन साहित्य की हैं, जिनमें गद्य रचनाएं भी शामिल होती है पद्य के अतिरिक्त। जैसे 10वीं सदी का राउलवेल, 12वीं सदी का उक्ति व्यक्ति प्रकरण और 14वीं सदी का वर्ण रत्नाकर। यहाँ पर राउलवेल के कवि हैं रोड़ा कवि, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर पंडित की रचना है जो एक व्याकरण ग्रंथ है, जबकि वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। राउलवेल से ही हिंदी में नक्सिक वर्णन प्रारंभ हुआ था। यह हमारी आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। हमने ये पिछली क्लास में इसका अध्ययन किया था। आप इसका PDF बनाकर मैं दोनों लेक्चर का एक साथ भेज रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, धन्यवाद।